12 साल पहले डुलावा महाद्वीप में आने के बाद मैंने भी तांगसन की तरह ब्लू सिल्वर ग्रास को अवेकन किया। मेरे पास दूसरा स्पिरिट भी है, लेकिन तांगसन अपने साथ तांग सेक्ट की अनोखी स्किल्स लेकर आया था। शेक एकेडमी में कदम रखते ही उसने अपने छिपे हुए हथियारों का इस्तेमाल करके झोवूजी को पछाड़ दिया। दूसरी तरफ मुझे फ्लेंडर ने संभाला और मैंने यहाँ 6 साल बिताए। अब मैं 31वें लेवल पर हूँ, लेकिन मुझे हमेशा बस एक छोटा सा असिस्टेंट समझा गया जो सिर्फ इलाज करना जानता है। पर जिस दिन मुख्य किरदारों का ग्रुप एक साथ जमा हुआ, सब कुछ बदल गया। मैंने तांगसन को अपनी स्किल्स दिखाते देखा और तभी मेरे कान में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट गूंजा। मुझे तुरंत एहसास हो गया कि मेरी असली जिंदगी अब शुरू हुई है। उस वक्त श्रेक एकेडमी के प्लेग्राउंड में जो वूजी को तांगसन पीट रहा था। जो वूजी के कपड़े चारों तरफ उड़ रहे थे, डार्ट, चांदी की सुइयां और न जाने कौन कौन से बिना नाम वाले छिपे हुए हथियार जो वूजी के चेहरे पर बरस रहे थे। मैं प्लेग्राउंड के पास एक पेड़ के तने से टिका खड़ा था। हवा से मेरे बैंगनी बाल थोड़े बिखरे हुए थे और मैं बड़े मजे से यह सब देख रहा था। मानना पड़ेगा कि टैंक सेक्ट के छिपे हुए हथियार वाकई कमाल के हैं। झाओवुजी साफ तौर पर एक स्पिरिट सेंट है, जिन्होंने इस टेस्ट में साथ देने के लिए अपनी ताकत को दबा रखा था। फिर भी तांगसन के इन दांव पेचों ने उन्हें परेशान कर दिया था। मेरे पास खड़ी निंग रोंग रोंग और झू झू चिंग ये सब देखकर हैरान थी, लेकिन मेरे अंदर जलन बढ़ती जा रही थी। हम दोनों ही टाइम ट्रेवलर हैं। तांगसन के पास शांतियान गोंग, मिस्टीरियस डेड हैंड और घोस्ट शैडो परप्लेक्सिंग ट्रैक जैसी स्किल्स हैं। साथ ही दिमाग में छिपे हुए हथियारों के ढेरों नक्शे हैं। मैं 12 साल पहले गलती से इस जुलावा महाद्वीप में आ गिरा था। 6 साल की उम्र में मैंने जुड़वां स्पिरिट्स अवेकन किए, एक ब्लू सिल्वर ग्रास और एक इविल फायर स्नेक, वो भी 5वें लेवल की जन्मजात स्पिरिट पावर के साथ। सुनने में ये बहुत धांसू लगता है, लेकिन सच तो ये है कि मुझे और माँ होंगजून को फ्लेंडर उठाकर श्रेक एकेडमी ले आए थे। मैंने इन 6 सालों का ज्यादातर वक्त ब्लू सिल्वर ग्रास को ही विकसित करने में लगा दिया। अब मैं 31वें लेवल पर हूँ, जिसके साथ मेरे पास एक पीला और 2 बैंगनी स्पिरिट रिंग्स हैं। इस एकेडमी में मेरा सबसे आम काम डेई मुबाई और बाकी लोगों का इलाज करना, उनकी ताकत लौटाना और साफ सफाई करना रहा है। रही बात मेरे दूसरे स्पिरिट इविल फायर स्नेक की, तो क्योंकि उसमें कोई स्पिरिट रिंग नहीं है और उसकी जहरीली आग बहुत झंझट वाली है, इसलिए वो बस एक शोपीस बनकर रह गया है। मैंने एक ठंडी सांस भरी। सच में अलग अलग लोगों की किस्मत भी अलग होती है। टंगसन अपनी पिछली जिंदगी की स्किल्स के साथ आया, जबकि मैं यहाँ सिर्फ एक मामूली असिस्टेंट बनकर रह गया हूँ। जब हम दोनों ही टाइम ट्रेवलर हैं, तो मेरे पास कोई सिस्टम क्यों नहीं है? जैसे ही मेरे मन में यह विचार आया, मेरे दिमाग में अचानक एक साफ सी आवाज गूंजी, डींग। सिस्टम सफलतापूर्वक लॉर्ड हो चुका है। इस सिस्टम का नाम सिस्टम ऑफ रिसीविंग टॉलिस्मैन है। मैं पेड़ के नीचे से उछल पड़ा। भाई साहब, सच में सिस्टम आ गया। मेरे सामने एक हल्के नीले रंग की रोशनी की स्क्रीन खुल गई। मेरी सारी जलन पल भर में उत्साह में बदल गई। न्यूबी गिफ्ट पैकेज भेज दिया गया है, कृपया इसे बाद में कलेक्ट करें। सिस्टम के नियम इस प्रकार हैं। सिस्टम होस्ट के प्रति हीरोइन की पसंद को भांप सकता है। अभी किसी भी हीरोइन की पसंद होस्ट के लिए फुल लेवल पर नहीं है। होस्ट को एक रैंडम तालिस्मैन और एक्स्ट्रा इनाम मिलेंगे। तालिस्मैन की ताकत का इस्तेमाल होस्ट खुद नहीं कर सकता, यह सिर्फ चुनिंदा हीरोइन के लिए होगी। किसी हीरोइन को हासिल करने के बाद होस्ट को एक्स्ट्रा इनाम मिल सकते हैं। ये इनाम होस्ट की ताकत के साथ बदलते रहेंगे। मेरे चेहरे की मुस्कान वहीं जम गई। इसका क्या मतलब हुआ? मैं खुद हॉर्स तालिस्मैन, डॉग तालिस्मैन, ड्रैगन तालिस्मैन या बाकी किसी तालिस्मैन की ताकतों का इस्तेमाल नहीं कर सकता? क्या ये सब दूसरों को बांटने के लिए है? बड़ी मुश्किल से मुझे चीट कोड मिला भी, तो इसका पहला काम मुझे हीरोइनों को फायदे बांटने के लिए कह रहा है। ये तो हद ही बकवास बात है, पर चलो, कुछ न होने से तो बेहतर ही है। मैं स्क्रीन को घूरता रहा और मन ही मन थोड़ी उम्मीद जगाने लगा। जब हीरोइन मुझे पसंद करेगी, तभी तालिस्मैन मिलेगा, तो एक्स्ट्रा इनाम यकीनन कुछ काम का होना चाहिए। मैंने एक गहरी सांस ली और न्यूबी गिफ्ट पैकेज पर क्लिक करने के लिए हाथ बढ़ाया। क्या आप न्यूबी गिफ्ट पैकेज खोलना चाहते हैं? मैंने बिना झिझक के उसे खोल दिया। सफलतापूर्वक खुल गया। ब्लू सिल्वर ग्रास स्पिरिट का एक ब्लड लाइन इवोल्यूशन मिला। इविल फायर स्नेक स्पिरिट का एक ब्लड लाइन इवोल्यूशन मिला। 3 भगवान के दिए हुए स्पिरिट रिंग्स मिले। एक बाहरी स्पिरिट बोन चुनने का मौका मिला। एक साथ दोनों स्पिरिट्स को इस्तेमाल करने का इनाम मिला। भगवान के दिए हुए स्पिरिट रिंग का मतलब है कि स्पिरिट रिंग अपने आप स्पिरिट के गुणों से मैच हो जाएगा और सबसे सही स्पिरिट स्किल्स देगा। स्पिरिट रिंग की उम्र होस्ट की ताकत के साथ बढ़ती जाएगी। मैं उन लाइनों को लगातार घूरता रहा और मेरी सांसें तेज होने लगीं। स्पिरिट रिंग्स और स्पिरिट बोन्स दोनों स्पिरिट्स को विकसित कर सकते हैं। यहाँ तक कि जुड़वां स्पिरिट्स को एक साथ इस्तेमाल न कर पाने की समस्या को भी सिस्टम ने जबरदस्ती बदल दिया। अभी कौन शिकायत कर रहा था कि सिस्टम बेकार है? माफ करना भाई, वो कहने वाला मैं ही था। इस पल मुझे टांग सान के छिपे हुए हथियार बिल्कुल भी खास नहीं लग रहे थे। क्या डार्ट और क्या चांदी की सुइयां? लोगों की मदद के बिना जब असली ताकतवर लोग मैदान में उतरेंगे, तो ये चीजें सिर्फ छोटे मोटे स्पिरिट मास्टर्स को ही डरा सकती हैं। लेकिन स्पिरिट का विकास अलग बात है। भगवान के दिए हुए स्पिरिट रिंग्स अलग चीज हैं और बाहरी स्पिरिट बोन्स तो सबसे ही अलग हैं। मेरा दिल चाहा कि मैं तुरंत वहीं पर इनाम क्लेम कर लूं, पर जैसे ही मेरी उंगली बटन के ठीक ऊपर रुकी, मैं अचानक शांत हो गया। नहीं, मैं अभी इसे क्लेम नहीं कर सकता।
मुझे नहीं पता कि तांग हाओ अपना बड़ा हथौड़ा लेकर कहाँ छिपा बैठा है। मैंने तांग सन की तरफ देखा। अगर मेरी ब्लू सिल्वर ग्रास का ब्लड लाइन विकसित होकर ब्लू सिल्वर एम्परर बन गया तो क्या वो अचानक सामने आकर मुझे सिल्वर का कोई अनचाहा वंशज तो नहीं समझ लेगा? उस वक्त अगर मैं कसम खाकर भी कहूं कि मेरा सिल्वर से कोई लेना देना नहीं है, तब भी तांग हाओ मेरी एक नहीं सुनेगा। मैंने चुपचाप स्क्रीन को बंद कर दिया और मन ही मन खुद की समझदारी की तारीफ की। अच्छा हुआ कि मैं खुशी के मारे बहक नहीं गया। अच्छी चीजें तब चुपचाप लेनी चाहिए जब आसपास कोई ना हो। दूसरी तरफ टंगसन और जाओ वूजी की लड़ाई लगभग खत्म होने को थी। प्लेग्राउंड ऐसा लग रहा था जैसे चांदी की बर्फबारी हुई हो और पूरी जमीन छिपे हुए हथियारों से भरी पड़ी थी। जाओ वूजी के कपड़े कई जगह से फटे हुए थे और उनका चेहरा उतरा हुआ था। हालांकि इस बार ड्रैगन विस्कर नीडल्स नहीं थी, इसलिए वे पहले जितने परेशान नहीं दिख रहे थे, लेकिन तांगसन ने जो तरीके दिखाए थे वे बाकी सबको हैरान करने के लिए काफी थे। जाओ वूजी ने माथे पर बल लाते हुए तांगसन को घूरा। तुम्हारी ब्लू सिल्वर ग्रास में जहर क्यों है, और ये उलझाने की क्षमता तुम इसे अपनी स्पिरिट एबिलिटी की तरह क्यों विकसित कर रहे हो? टांगसन के चेहरे का तनाव अचानक कम हो गया। जब बात ब्लू सिल्वर ग्रास की आई तो उसकी आंखों में एक गर्व सा तैरने लगा। ये वो रास्ता है जो मेरे गुरु ने मेरे लिए तय किया है। वे स्पिरिट मास्टर की दुनिया में एक मशहूर थ्योरी मास्टर हैं। मेरे गुरु के बिना मेरी ब्लू सिल्वर ग्रास सिर्फ एक बेकार स्पिरिट बनकर रह जाती। ये मेरे गुरु ही हैं जिन्होंने इसे एक नई जिंदगी दी है। जाहोवूजी ने दो चार बातें सुनते ही बेरुखी से अपना हाथ हिला दिया। ठीक है, मैं तुमसे ज्यादा नहीं पूछ रहा। मेरी तो हंसी ही छूटने वाली थी। टांगसन अपने गुरु और मास्टर का जाप करना कभी बंद ही नहीं करता, जिससे जाहोवूजी का सिर भनना गया था। जहरीला गुण, उलझाना और परजीवी बनाना, ये चालें छोटे लेवल के स्पिरिट मास्टर्स के लिए यकीनन मुसीबत हैं। जाहोवूजी ने पहले भी ब्लू सिल्वर ग्रास देखी है। मैंने 6 साल तक उनकी नाक के नीचे प्रैक्टिस की है और वे इसे किसी से भी बेहतर जानते हैं। ब्लू सिल्वर ग्रास को तांगसन के रास्ते पर चलने की कोई जरूरत नहीं है। और जैसा कि उम्मीद थी, जाहोवूजी मेरी तरफ मुड़े और चिल्लाए, जल्दी इधर आओ और मेरा इलाज करो। मैंने अपना ध्यान बटोरा और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, निंग रोंग रोंग सबसे पहले आगे आई। उसने पलकें झपकाईं और मुस्कुराते हुए लहजे में मुझसे कहा, तुम्हारी स्किन इतनी गोरी क्यों है? तो तुम एक हीलिंग स्पिरिट मास्टर हो। उसने मुझे फॉर्म भरते वक्त देखा था। मैं रजिस्ट्रेशन संभाल रहा था और उन्हें प्लेग्राउंड तक लेकर आया था, शायद इसलिए कि मेरी शक्ल सूरत बुरी नहीं है। वो दूसरों के मुकाबले मुझसे ज्यादा खुलकर बात कर रही थी। मैं मुस्कुराया। क्या तुम्हें भी इलाज चाहिए? मेरी स्पिरिट एबिलिटी तुम्हारी शारीरिक ताकत भी लौटा सकती है। अच्छा? निंग रोंग रोंग की आंखें चमक उठीं। मुझे देखने दो कि तुम्हारी स्किल का क्या असर होता है। मैंने अपना दायां हाथ फैलाया और मेरी नसों में स्पिरिट पावर बहने लगी। मेरी हथेली से एक नीली घास निकली। तांगसन की जहरीली और गहरे नीले रंग की बेलों जैसी ब्लू सिल्वर ग्रास से अलग मेरी ब्लू सिल्वर ग्रास बहुत साफ और पतली थी। इसकी पत्तियां बारीक और पूरी तरह नीली थीं, जिन पर हल्के चांदी के पैटर्न तैर रहे थे। जब यह हल्के से झूलती तो नीले प्रकाश मंडल की तरह एक कोमल जीवन की महक चारों तरफ फैल जाती। टंगसन का चेहरा अचानक बदल गया। तुम्हारा स्पिरिट भी ब्लू सिल्वर ग्रास है? मैंने उस पर एक नजर डाली। क्या इस महाद्वीप पर ब्लू सिल्वर ग्रास वाले स्पिरिट मास्टर्स बहुत ज्यादा नहीं हैं? इसमें क्या दिक्कत है? मैंने उसे नजरअंदाज किया और निंग रोंग रोंग की तरफ मुड़ा, जो अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा रही थी। निंग रोंग रोंग ने सीधे अपनी कलाई आगे कर दी। मेरे पैरों के पास से एक पीला, 2 बैंगनी और 3 नीले रंग के रिंग्स ऊपर उठे। 3 स्पिरिट रिंग्स! मेरी हथेली की ब्लू सिल्वर ग्रास उसकी कलाई से लिपट गई। पहली स्पिरिट एबिलिटी है लाइफ टाइड। हल्की नीली रोशनी सांसों की तरह चमक उठी। घास की पत्तियों के जरिए जीवन की ऊर्जा का एक बहाव उसके शरीर में जाने लगा। निंग रोंग रोंग इस एहसास के लिए तैयार नहीं थी। उसके कंधे हल्के से कांप उठे और उसके गाल तुरंत लाल हो गए। उसने जल्दी से अपना मुंह ढका। उसकी आंखों में घबराहट थी। माफ करना, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, कोई बात नहीं। मेरी जीवन ऊर्जा थोड़ी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए पहली बार में छूने पर थोड़ा अजीब लगता है। तुम बस थोड़ा सह लो। हर कोई इस इलाज करने वाली ब्लू सिल्वर ग्रास की तरफ खींचा चला आया, यहाँ तक कि मेरे पैरों के नीचे चमकते पीले और बैंगनी स्पिरिट रिंग्स पर भी पहली बार में किसी ने ध्यान नहीं दिया। निंग रोंगरोंग की शारीरिक ताकत तेजी से वापस आ गई और उसका थका हुआ चेहरा फिर से खिल उठा। जुजू किंग पास ही शांत चेहरे के साथ खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में साफ हलचल दिख रही थी। उसने भी अभी लड़ाई लड़ी थी और उसकी काफी ताकत खत्म हो चुकी थी, लेकिन निंग रोंगरोंग का रिएक्शन देखकर वो थोड़ी हिचकिचा रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा। अगर तुम भी अपनी ताकत वापस पाना चाहती हो तो बस अपनी कलाई आगे बढ़ाओ। जू चिंग ने थोड़ा माथे पर बल डाला। वो उत्सुक भी लग रही थी और चौकन्नी भी। तभी निंग रोंग रोंग ने जू चिंग से धीरे से कहा, तुम एक बार ट्राई करके देखो, सच में बहुत आराम मिलता है। तब जाकर जू चिंग ने झिझकते हुए अपनी कलाई आगे बढ़ाई। मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा इलाज कर दो। मैंने सिर हिलाया और ब्लू सिल्वर ग्रास को उससे लपेटने के लिए कंट्रोल किया। दूसरी स्पिरिट एबिलिटी है लाइफ टाइड। बैंगनी स्पिरिट रिंग चमक उठा। पहले से भी ज्यादा जीवन ऊर्जा ब्लू सिल्वर ग्रास के जरिए उसके शरीर में बहने लगी। जो झुकिंग तैयार तो थी, लेकिन फिर भी उसका शरीर बेकाबू होकर ढीला पड़ने लगा। उसने तुरंत अपना हाथ उठाकर मुंह ढक लिया और जबरदस्ती अपनी आवाज को दबाया।
उसके कान साफ तौर पर लाल हो गए। अब और जरूरत नहीं है। मैंने सही वक्त पर अपनी स्पिरिट पावर वापस खींच ली। दोनों लड़कियों की शारीरिक ताकत और स्पिरिट पावर तेजी से वापस आ गई थी और उनके चेहरे पहले से बहुत बेहतर दिख रहे थे। मैंने उन्हें और ज्यादा परेशान नहीं किया और बात संभालने का मौका दिया। ठीक है, तुम दोनों वहां जाकर आराम करो, यह टेस्ट खत्म हो चुका है। मैं तुम लोगों को हॉस्टल एरिया ले चलता हूँ। निंग रोंग रोंग और झूझू चिंग ने एक दूसरे को देखा। दोनों थोड़ी झेंप गई थीं। आखिरकार वे प्लेग्राउंड के किनारे की तरफ चली गईं। मैंने झोबूजी की तरफ देखा। उन्होंने अपना हाथ उठाया हुआ था। साफ जाहिर था कि वे मेरे इलाज का इंतजार कर रहे थे। मैंने अपनी हथेली से ब्लू सिल्वर ग्रास की एक पत्ती अलग की और उन्हें पकड़कर एब्जॉर्ब करने के लिए दे दी। मैं अब चलता हूँ। जब वूजी का चेहरा उतर गया और उन्होंने पत्ती ले ली, लेकिन तांगसन ये देखकर हैरान रह गया कि शरीर से अलग हुई पत्ती भी अपनी इलाज करने की ताकत बनाए रख सकती थी। मुझे देखते वक्त उसकी आंखें अचानक चमकने लगीं, जैसे उसे अपनी प्रैक्टिस के लिए कोई नई दिशा मिल गई हो। कृपया मेरा और शाओवू का भी इलाज कर दो। मैं मना करना चाहता था, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि शाओवू भी हीरोइनों में से एक है और सिस्टम के वो अजीब नियम भी याद आ गए। इसलिए मैंने अपनी हथेली से एक पत्ती तोड़ी और उसकी तरफ बढ़ा दी। इसे अपनी हथेली में पकड़ो और इसके अंदर की हीलिंग एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लो। जब तंग सन ने वो पत्ती ली तो वो बहुत खुश दिख रहा था। मैंने बेहोश पड़ी शाओवू की तरफ देखा। रही बात तुम्हारी बहन की, तो मुझे उसकी कलाई पर ब्लू सिल्वर ग्रास लपेटनी होगी। क्या मैं कर सकता हूँ? तंग सान का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। ब्लू सिल्वर ग्रास का स्पिरिट मास्टर होने के नाते वो यकीनन समझ गया था कि मेरे कहने का क्या मतलब है। ब्लू सिल्वर ग्रास छूने का एहसास वापस भेजती है। शाओवू की कलाई पर पत्तियों का लपेटना ऐसा ही था जैसे मैं खुद अपने हाथों से उसकी कलाई पकड़ रहा हूँ। टंगसन 2-3 सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, जरा ध्यान से करना। मैंने सिर हिलाया और ब्लू सिल्वर ग्रास को धीरे से शाओवू के दाएं हाथ पर लपेट दिया। टंगसन की नजरें मुझ पर और शाओवू पर टिकी हुई थीं, जैसे उसे डर हो कि मैं कुछ गड़बड़ न कर दूं। मैंने उसकी परवाह नहीं की। तीसरी स्पिरिट एबिलिटी लाइफ टाइड का इस्तेमाल किया। पिछली 2 बार से भी ज्यादा तेज जीवन ऊर्जा एक बहती नदी की तरह बेहोश शाओवू के शरीर में जाने लगी। हम दोनों को जोड़ने वाली ब्लू सिल्वर ग्रास अब सिर्फ टिमटिमा नहीं रही थी, बल्कि उससे एक तेज नीली रोशनी फूट रही थी। निंग रोंग रोंग का शरीर तन गया। क्या शाओवू इसे बर्दाश्त कर पाएगी? जूजू चिंग उस नीली रोशनी को घूरती रही। उसकी आवाज धीमी हो गई। वो अभी बेहोश है तो शायद ज्यादा तेज रिएक्शन नहीं होना चाहिए, है ना? दोनों लड़कियों की आंखों में डर भी था और न छुपने वाली उत्सुकता भी। टंगसन शाओवू के लिए परेशान था और मेरी ब्लू सिल्वर ग्रास को इस तरह देख रहा था मानो इलाज का पूरा तरीका समझ लेना चाहता हो। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। झटका लगने की वजह से शाओवू के माथे पर जो बल पड़े थे वे धीरे धीरे मिटने लगे और उसके चेहरे का दर्द कम होने लगा। उसका शरीर असल में अपनी सबसे बेहतरीन हालत में लौट चुका था। वो बस बेहोश थी, पर अब उसके शरीर में जीवन ऊर्जा लगातार बह रही थी, जिससे उसे इतना सुकून मिलने लगा कि बेहोशी में भी उसके होठों से एक हल्की सी सिहरन निकल गई। इस राहत भरे एहसास ने शाओवू को अवचेतन रूप से यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो अभी भी कोई सपना देख रही है। मैंने थोड़े माथे पर बल लाए और जानबूझकर अपनी स्पिरिट पावर का फ्लो थोड़ा और बढ़ा दिया। आखिर एक 10,000 साल पुराने स्पिरिट बीस्ट का शरीर सच में बहुत मजबूत होता है। निंग रोंग रोंग और झूझू चिंग ने आंखें फाड़े एक दूसरे का हाथ कसकर थाम रखा था। दूसरी तरफ तंग सन अभी भी इसी उधेड़बुन में सोच रहा था कि मेरी तीनों स्पिरिट एबिलिटीज के असर आखिर इतने मिलते जुलते क्यों हैं। शाओवू आधी सी नींद में बड़बड़ाई, क्या यह कोई सपना है? पक्का यह कोई सपना ही होगा। पर अगले ही पल वो आखिरकार अपनी बेहोशी से बाहर आ गई। उसके शरीर में बहती जीवन ऊर्जा के उफान ने उसे झकझोर कर रख दिया, जिससे वो बुरी तरह कांप उठी। फिर एक बेहद तेज और तीखी चीख ने पूरे प्लेग्राउंड के सन्नाटे को चीर दिया। यह सुनते ही सब के सब पत्थर बन गए। टिंगसन ने झटका खाकर ऊपर देखा। निंग रोंग रोंग और झूझू चिंग ने एक दूसरे की उंगलियां इतनी कसकर दबा रखी थीं कि दर्द के मारे उनके हाथ छूट ही नहीं रहे थे। मैंने तुरंत अपनी स्पिरिट पावर का कनेक्शन तोड़ा और चेहरे पर एकदम मासूमियत वाले एक्सप्रेशंस लाते हुए अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास वापस खींच ली। भाई, मैं तो बस एक सीधा साधा हीलिंग स्पिरिट मास्टर हूँ। मुझे क्या पता था कि शाओवू अचानक ऐसे चिल्लाते हुए होश में आ जाएगी। शाम ढलते ढलते पूरे श्रेक एकेडमी का माहौल पिछले पहाड़ से आ रही लड़ाई झगड़े की आवाजों से गर्मा गया। भाई, मेरी बात तो सुनो। मुझे सच में लगा था कि मैं उस वक्त कोई सपना देख रही हूँ। चुप रहो, मैंने कहा ना, अपना मुंह बंद रखो। तंगसान और शाओवू के चिल्लाने की आवाजें दर्जनों मीटर दूर बने हॉस्टल तक साफ सुनाई दे रही थीं। लड़कियों के हॉस्टल में निंग रोंग रोंग और जू जुखिंग एक दूसरे को देख रही थीं। उनकी आंखों में अजीब सी घबराहट और उलझन तैर रही थी। उधर लड़कों के हॉस्टल में दाई मोबाई, माँ होंगजुन और ऑस्कर तीनों के तीनों एक साथ मुझे ही घूरे जा रहे थे। डाई मोबई ने अपना सिर पकड़ लिया। यार लिंगियन, मुझे ईमानदारी से बता, तूने अनजाने में अब तक कितने लोगों की वाट लगाई है? मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि तेरी ब्लू सिल्वर ग्रास की यह जीवन ऊर्जा बहुत ज्यादा हावी होने वाली चीज है। इसे भला कौन सह सकता है? माँ होंगजून भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वो तुरंत बीच में कूद पड़ा। बात बस इतनी है कि टंगसन की कमर पर ढेरों छिपे हुए हथियार टंगे रहते हैं। मेरे भाई, तू हाल फिलहाल थोड़ा बचकर ही रहना।
ऑस्कर ने एक ठंडी सांस भरी। हम सपोर्टिव स्पिरिट मास्टर्स का दर्द आखिर कौन समझेगा? यहाँ तो बेचारों का इलाज करने पर भी पंगा हो जाता है। ये तो सीधा सीधा डॉक्टरी विवाद का मामला बन गया। मैं भी बेबस होकर रह गया। अब मुझे क्या पता था कि वो नन्ही खरगोश आधी नींद और आधे होश में ऐसा रिएक्शन दे बैठेगी। मुझे तो लगा कि शायद मेरा इलाज थोड़ा कम पड़ गया है, इसीलिए मैंने थोड़ी और ताकत झोंक दी थी। हॉस्टल में बैठे सब लोग अलग अलग चेहरों के साथ मेरे आसपास जमा थे। वे मुझे सालों से जानते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे मेरी ही साइड ले रहे थे। आखिर इन सालों में मैंने उनका भी तो बहुत इलाज किया है और उनकी खोई ताकत लौटाई है। मैं कोई बुरा इंसान थोड़े ही हूँ। मैंने तो बस वही किया जो एक हीलिंग स्पिरिट मास्टर को करना चाहिए था। डेई मोबाई कुछ देर चुप रहा, फिर गंभीर होकर बोला, देख लिंगियन, मजाक से हटकर बात यह है कि तू कुछ दिनों के लिए अकेला मत रह। तू मेरे और फ्लेंडर के साथ शिफ्ट हो जा। मुझे डर है कि कहीं तांगसन आधी रात को आकर तुझ पर हमला न कर दे। माँ होंगजून ने झट से सिर हिलाया। हाँ यार, तू ठहरा एक सपोर्टिव स्पिरिट मास्टर जिसके पास कोई फाइटिंग पावर नहीं है, ऊपर से तेरे दूसरे स्पिरिट के पास कोई स्पिरिट रिंग भी नहीं है। अगर उस बंदे ने तुझे अकेले में घेर लिया तो तेरी बहुत बुरी हालत हो जाएगी। ऑस्कर का चेहरा उतर गया। तुम लोग तो ऐसे बोल रहे हो जैसे अब मेरा तंगसन के साथ एक ही कमरे में रहना भी खतरे से खाली नहीं है। क्या पता वो बौखला जाए और रात को मेरे ऊपर ही भड़ास निकाल दे। भाई, मैं भी तो एक सपोर्टिव स्पिरिट मास्टर ही हूँ ना। डाई मोबाइल ने उसे घूरते हुए आंखें मटकाई। अबे ओ तेरी बकवास सॉसेज, तेरी परवाह किसे है? पर हाँ, तू तंगसन के साथ रह रहा है तो अगर वो सच में कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश करे तो उसे रोकने की कोशिश करना, और अगर बात हाथ से निकल जाए तो भागकर हमें आकर बताना। उन सबको मेरे लिए इस तरह फिक्रमंद देखकर मुझे अंदर से काफी अच्छा महसूस हुआ। चलो, इतने सालों की मेरी मेहनत और सेवा पानी बेकार नहीं गई। लेकिन भाई, मुझसे छुपने की उम्मीद मत रखना, यह मुझसे नहीं होने वाला। मैं मुस्कुराया और सीधा होकर बैठ गया। तुम सबकी फिक्र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। मैंने सिर्फ वही किया जो एक हीलिंग स्पिरिट मास्टर को करना चाहिए। अगर मैं इस वक्त डरकर पीछे हट गया तो इसका मतलब ये होगा कि मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। मैंने उन सबकी आंखों में आंखें डालकर एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, तुम लोग खुद अपने दिल से पूछो, क्या सच में मेरी कोई गलती थी? कमरे में पल भर के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। मैंने बात जारी रखी, मेरा ज़मीर बिल्कुल साफ है। अगर तांगसन सच में मुझसे बदला लेना चाहता है तो उसे आने दो। अगर मैं लिंगियन जरा भी डरा तो मैं बाप का बेटा नहीं। डाई मोबाई की आंखों की चमक अचानक बदल गई। ऐसा लगा जैसे मेरे शब्दों ने सीधे उसके दिल पर चोट की हो। आखिर स्टार लुओ एम्पायर का राजकुमार होकर भी वो भागकर श्रेक एकेडमी में ही तो छिपा बैठा था। और क्यों? क्योंकि शाही परिवार के बेरहम नियमों के आगे उसमें खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। उसने मुझे घूर कर देखा और अचानक खड़ा हो गया। लिंगियन, मैं तेरे साथ हूँ। मैं डेई मोबाई हमेशा तेरे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। अगर तांगसन ने तुझे हाथ भी लगाने की हिम्मत की तो मैं अपने शाही परिवार की ताकत का इस्तेमाल करके उसे मसल कर रख दूंगा। माँ होंगजून और ऑस्कर हैरान होकर देखते रह गए। डेई भाई, ये क्या कर रहे हो? दाई मोबाई ने उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने अपना हाथ उठाया, अपनी छाती ठोकी और मेरी तरफ उंगली उठाई। भाइयों का दिल एक है। मैं तो अंदर से पूरी तरह ब्लैंक हो गया। भाई साहब, ये बंदा अचानक इतना इमोशनल और फिल्मी कैसे हो गया? लेकिन अब जब माहौल बन ही चुका था तो मैं भी चुप नहीं बैठ सकता था। मैं खड़ा हुआ और उसके आगे बढ़े हाथ को कसकर थाम लिया। भाइयों का दिल एक है। माँ होंगजून और ऑस्कर भी जोश में आकर खड़े हो गए। चारों हाथ एक दूसरे के ऊपर भारी होकर टिक गए। भाइयों का दिल एक है। हॉस्टल के उस हल्के अंधेरे कमरे में डेई मोबाई की आंखें आग की तरह जल रही थीं, मानो उसे खोई हुई हिम्मत वापस मिल गई हो। माँ होंगजून और ऑस्कर भी मन ही मन खुश हो रहे थे। शायद उन्हें लग रहा था कि फोकट में किसी शाही घराने की बड़ी पहुंच उनके हाथ लग गई है। बस एक मैं ही था जिससे जबरदस्ती यह सब नाटक करना पड़ा। लेकिन फिर भी मैंने उनकी इस भलाई को स्वीकार कर लिया। रात ढलने के बाद हॉस्टल का इलाका आखिरकार शांत हो गया। मैं अपने छोटे से कमरे में लौट आया। यह कमरा मैंने पास के गांव वालों को पैसे देकर बनवाया था। यह ज्यादा बड़ा तो नहीं था, पर एकदम साफ सुथरा था। यहाँ मेरी पिछली जिंदगी की बनाई ढेरों छोटी मोटी चीजें रखी थीं, जैसे बर्फ रखने की बाल्टियां और गर्म पानी की बोतलें। और सबसे बड़ी बात, मैं कभी कभार गोल्डन कोर जैसी चीजें लेता रहता हूँ तो दूसरों के साथ रहना वैसे भी सहूलियत भरा नहीं होता। खिड़की से चांदनी अंदर छनकर आ रही थी। मैंने दरवाजा बंद किया और एक लंबी सांस छोड़ी। आखिरकार अब मैं सिस्टम पैनल खोल सकता था। अब मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। स्पिरिट रिंग, स्पिरिट बोन और स्पिरिट का विकास। जब मुझे ये सारे इनाम मिल जाएंगे तो फिर मुझे किसी छछूंदर के बदले की क्या फिक्र। तांगसन के छिपे हुए हथियार वाकई बहुत सिरदर्दी देते हैं, लेकिन जब मेरे दोनों स्पिरिट्स एक साथ खुलेंगे तो उसकी तीरों सुइयों की औकात ही क्या रह जाएगी। पैनल पर दिख रहे पांचों इनामों को देखते हुए मैंने बड़े ध्यान से प्लान बनाया। ब्लू सिल्वर ग्रास के ब्लड लाइन इवोल्यूशन को अभी छूना भी बेवकूफी होगी। इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। अगर सच में ब्लू सिल्वर एम्परर का एहसास बाहर फैल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसीलिए मैं शुरुआत इस इविल फायर स्नेक से ही करूंगा। जैसे ही मुझे इसका दूसरा स्पिरिट रिंग मिल जाएगा फिर मैं किसी की नजर में सिर्फ एक लाचार सपोर्टिव स्पिरिट मास्टर बनकर नहीं रहूंगा। रही बात बाहरी स्पिरिट बोन की, तो स्पिरिट के विकसित होने के बाद जो सबसे सही लगेगा वही चुनूंगा। मैंने एक गहरी सांस ली। सिस्टम, इविल फायर स्नेक स्पिरिट को इवॉल्व करो। आपको इवोल्यूशन की योग्यता मिल चुकी है। कृपया इवोल्यूशन की दिशा चुनें। 1. फायरी स्नेक से फायरी, पाइथन में इवोल्यूशन। 2. इविल फायर ड्रैगन के रूप में इवोल्यूशन। 3. रैंडम गुण जोड़ें।
इवोल्यूशन का नतीजा पेंडिंग है। मेरी नजरें जैसे ही दूसरे ऑप्शन पर पड़ी, मेरी आंखें चमक उठी। सीधे सांप से ड्रैगन में इवोल्यूशन। भाई, इसमें सोचने जैसी कोई बात ही नहीं है। आग वाले इवोल्यूशन का रास्ता एकदम पक्का है। मुझे पता है कि आइस एंड फायर यिन यांग वेल के पास जहरीली आग से निपटने के लिए जड़ी बूटियां मौजूद हैं। अभी सबसे जरूरी बात है इस फॉर्म को हासिल करना। मैं ऑप्शन 2 चुनता हूँ। उसी पल उस नीली रोशनी की स्क्रीन से ऊर्जा का एक बहाव निकला और सीधे मेरे शरीर में समा गया। अगले ही सेकंड इविल फायर स्नेक स्पिरिट बाहर आ गया और गहरे बैंगनी रंग की लपटें तेजी से ऊपर उठने लगीं। मेरे पीछे से अचानक एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज आई। वो जो पहले एक सांप जैसा धुंधला सा साया दिख रहा था, वो धीरे धीरे इंच दर इंच अपना रूप बदलने लगा। मेरी शरीर की नसें चौड़ी होने लगीं और मेरी सोल पावर पूरी तरह से साफ हो गई। यहाँ तक कि मेरा खून भी ऐसा लग रहा था मानो उसमें आग लग गई हो। पर सच कहूं तो इस पूरे प्रोसेस में मुझे रत्ती भर भी दर्द नहीं हुआ। दर्द की जगह एक ऐसा सुकून और मजा मिल रहा था जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। आधे मिनट के अंदर ही कमरे में काले बैंगनी रंग की लपटों से घिरा हुआ एक खूंखार ड्रैगन का साया पूरी तरह से प्रकट हो गया। उसकी पीठ पर ड्रैगन वाले विशाल पंख थे और सिर पर 2 खौफनाक सींग। भाई साहब, ये कोई मामूली चीज नहीं बल्कि एक असली और प्योर ड्रैगन था। कमरे की हवा में इतना दबाव बढ़ गया था कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। मैंने ऊपर उसकी तरफ देखा और मेरा दिल धक धक करने लगा। भाई साहब, ये ईविल फायर ड्रैगन देखने में ही इतना डरावना लग रहा है कि कोई भी देखकर डर जाए। अब इस पल से मेरी दूसरी स्पिरिट एबिलिटी कोई मामूली ईविल फायर स्नेक नहीं रही। अब ये इतनी ताकतवर हो चुकी है कि क्लियर स्काई हैमर जैसी टॉप टियर स्पिरिट्स के सामने सीना ठोक के खड़ी हो सकती है। वैसे ये ईविल फायर की ताकत सच में काफी कमाल की है। बस एक बार मुझे वो फेरी ग्रास मिल जाए, फिर इसकी जो भी छोटी मोटा कमी है वो भी मेरी एक नई ताकत बन जाएगी। मैंने बस एक बार सोचा और ईविल फायर ड्रैगन स्पिरिट सीधे मेरे शरीर में समा गई। वो ड्रैगन का साया सीधे मेरी बॉडी के अंदर घुसा और उसकी धधकती लपटें मेरी नसों में दौड़ने लगीं। कमरे में जलती हुई गर्म हवा के थपेड़े महसूस होने लगे। मैंने अपनी मुट्ठियां भींची और साफ महसूस किया कि मेरे हाथों में कितनी जबरदस्त ताकत इकट्ठा हो रही है। अरे भाई, कोई मेरा दर्द समझेगा? पूरे 6 साल तक एक छोटा सा असिस्टेंट बनकर दर दर के धक्के खाए हैं मैंने, और अब जाकर कहीं एक बैटल स्पिरिट मास्टर बनने की दहलीज तक पहुंच पाया हूँ। मुझसे अपनी खुशी संभाली ही नहीं जा रही थी, इसलिए मैं काफी देर तक कमरे में अकेले ही पागलों की तरह हंसता रहा। बंदा खुश भी ना हो तो क्या करे, इतने सालों की मेहनत जो रंग लाई है। खैर चलो, अब एक बार अपना पैनल चेक कर लेते हैं। इसके बाद मुझे स्पिरिट रिंग एब्जॉर्ब करनी थी। सिस्टम ने मुझे 3 गॉड गिवन स्पिरिट रिंग्स दी थी, जो इस फायर ड्रैगन की पहली 3 स्पिरिट रिंग्स की कमी को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पूरा करती थी। मैंने उनमें से पहली रिंग बाहर निकाली। जैसे ही वो सुनहरी रोशनी की गेंद मेरी नसों के अंदर गई, मेरे पैरों के पास से एक बैंगनी रंग की स्पिरिट रिंग ऊपर उठी। भाई साहब, ये इतनी तेजी से हुआ कि मुझे संभलने तक का मौका नहीं मिला। उसी पल उस स्पिरिट एबिलिटी की सारी जानकारी मेरे दिमाग में आ गई। पहली स्पिरिट एबिलिटी एक्टिवेट होते ही, जिसका नाम ड्रैगन फिस्ट था, मेरे दोनों हाथों पर आग की लपटें लिपट गईं। इससे मेरी अटैक पावर और अटैक स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई। और सबसे मस्त बात यह थी कि हर एक मुक्के के साथ आग का एक जबरदस्त धमाका भी हो रहा था। बिल्कुल प्योर अटैक टाइप एबिलिटी। सच में ये स्पिरिट एबिलिटी एकदम कड़क थी। मैंने बिना देर किए बाकी की 2 स्पिरिट रिंग्स भी एब्जॉर्ब कर ली। लेकिन भाई, असली झटका तो तब लगा जब तीनों स्पिरिट रिंग्स बनकर तैयार हुईं। वो पहली वाली बैंगनी स्पिरिट रिंग अचानक पीली हो गई। पीली, पीली और पीली। 300 साल पुरानी स्पिरिट रिंग्स अब उस ईविल फायर ड्रैगन के चारों तरफ धीरे धीरे घूम रही थीं। मैं तो एक पल के लिए एकदम सन्न रह गया। फिर मुझे तुरंत बात समझ आई। अरे हाँ, ये गॉड गिवन स्पिरिट रिंग्स अपने आप शरीर की क्षमता के हिसाब से उम्र सेट कर लेती हैं। अभी मेरी बॉडी 3000 साल पुरानी स्पिरिट रिंग्स का बोझ नहीं संभाल सकती थी, इसलिए सिस्टम ने स्मार्टली उन्हें मेरी मौजूदा ताकत के हिसाब से एडजस्ट कर दिया। देखा जाए तो ये कोई बुरी बात नहीं है। जैसे जैसे मेरी शारीरिक ताकत बढ़ेगी, इन स्पिरिट रिंग्स की उम्र भी अपने आप बढ़ती जाएगी। मानना पड़ेगा, ये सिस्टम काफी बंदा फ्रेंडली निकला। और आखिरकार अब बारी थी एक्सटर्नल स्पिरिट बोन की। मैंने अपने फायर ड्रैगन के रूप को देखते हुए ड्रैगन विंग्स को चुना। वो गहरे बैंगनी रंग के हड्डियों वाले पंख मेरी पीठ में समा गए और धीरे धीरे मेरी बॉडी का हिस्सा बन गए। पूरी रात मैं इस नई इवॉल्व हुई मार्शल स्पिरिट, तीनों स्पिरिट रिंग्स और इन नए ड्रैगन विंग्स के साथ खुद को सेट करता रहा। अगली शाम जाकर कहीं मैंने पूरी तरह से अपनी आंखें खोली। वो शानदार गहरे बैंगनी रंग के ड्रैगन विंग्स धीरे धीरे वापस अंदर चले गए और कमरे का माहौल एकदम शांत हो गया। मैंने अपनी मुट्ठी कसकर भींची। सच में हाथ में ताकत होने का एहसास ही अलग होता है। अब समझ आया कि लोग स्पिरिट मास्टर बनने के लिए इतने उतावले क्यों रहते हैं। लेकिन अब सिर्फ एक ही बड़ी मुसीबत बाकी थी। इस सब का जवाब मैं दूसरों को क्या दूंगा?
मैं तो मास्टर फ्लेंडर की चील जैसी तेज नजर के नीचे रहता हूँ। अचानक से मेरे पास 3 स्पिरिट रिंग्स कहाँ से आ गई और मेरी स्पिरिट ऐसे कैसे बदल गई? मैं ये तो कह नहीं सकता कि भाई मुझे तो सिस्टम ने मुफ्त में गिफ्ट दिया है। मैं अभी बैठकर यही सब सोच ही रहा था कि तभी दरवाजे के बाहर से माँ होंगजुन की आवाज आई। डीन फ्लेंडर पूछ रहे हैं कि क्या तुम स्पिरिट अरेना चल रहे हो? मैंने तुरंत अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाया और अपनी बात संभाली। अरे रुको, मैं भी आ रहा हूँ। आज वही दिन था जब श्रेक एकेडमी को पहली बार स्पिरिट अरेना में कदम रखना था। मैंने फटाफट कपड़े पहने और दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। तभी मेरी नजर निंग रोंगरोंग पर पड़ी, जो बेचारी फूट फूट कर रोते हुए अपनी हॉस्टल की तरफ भागी जा रही थी। मैं बाकी टीम के पास पहुंचा और माँ होंगजुन के कान में दबे स्वर में पूछा, अरे भाई, इस निंग रोंगरोंग को क्या हुआ? इतना क्यों रो रही है? माँ होंगजुन ने मुंह बनाकर कहा, अरे यार, वही उसके नखरे। डीन ने आज दिन में उससे ग्राउंड के चक्कर लगाने को कहा था, पर मैडम आधी ट्रेनिंग छोड़कर श्रेक सिटी में शॉपिंग करने निकल गई। बस फिर क्या था, डीन ने जमकर क्लास लगा दी। भाई साहब, दोनों के बीच तो लगभग हाथापाई की नौबत आ गई थी। बात सुनते ही मुझे पूरा माजरा समझ आ गया। ओरिजिनल कहानी में भी आज की रात फ्लेंडर ने निंग रोंगरोंग को खूब सुनाया था, जिससे उसका सारा घमंड और अकड़ चूर चूर हो गई थी। और 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट की वो नन्ही राजकुमारी धीरे धीरे टीम में सिर्फ एक साइड कैरेक्टर बनकर रह गई थी। देखा जाए तो ये तरीका पूरी तरह गलत भी नहीं था, लेकिन मुझे हमेशा से लगता था कि ये थोड़ा अफसोसजनक है। उसे तो अपनी पूरी शान और आत्मविश्वास के साथ रहना चाहिए था। थोड़ा बहुत शैतानी अंदाज तो उस पर जंचता था। इसलिए मैंने डीन फ्लेंडर की तरफ देखा और कहा, आप लोग पहले स्पिरिट अरेना चलिए, मैं जरा निंग रोंगरोंग से मिलकर आता हूँ। आखिर हम क्लासमेट्स हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि उसे थोड़ा समझाऊं। मैंने थोड़ा रुक कर आगे जोड़ा, वैसे याद से मेरा नाम भी 1-on-1 स्पिरिट फाइट में रजिस्टर करवा देना। फ्लेंडर ने मेरी तरफ देखा और सर हिलाकर हाँ कह दिया। शायद उन्हें भी लग रहा होगा कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही कड़वा बोल दिया था और अब कोई इस रायते को समेटने के लिए तैयार था, तो वो भी खुश ही थे। सबके एकेडमी से निकलने के बाद मैं लड़कियों के हॉस्टल के दरवाजे पर पहुंचा। अंदर से दबी दबी सिसकियों की आवाज आ रही थी। मैंने 2-3 बार दरवाजा खटखटाया, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने पक्का किया कि अंदर कोई और नहीं है और दरवाजा पूरा खोल दिया। निंग रोंगरोंग ने आंखें उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो बेचारी बेहद दुखी और शर्मिंदा लग रही थी। मैंने बिना कुछ बोले एक कुर्सी खिसकाई और उसके सामने बैठ गया। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, उसने रुंधी हुई आवाज में मुझसे पूछा, क्या तुम भी यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आए हो? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बस अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास को समन किया और उसे धीरे से उसकी कलाई पर लपेट दिया। मैंने अपनी पहली स्पिरिट एबिलिटी को बहुत ही प्यार से रिलीज किया। उस घास के जरिए एक हल्की सी नीली रोशनी उसके शरीर में जाने लगी, जिससे रो रो कर सुन्न पड़ चुकी उसकी मांसपेशियां शांत होने लगी और उसका तनाव धीरे धीरे कम होने लगा। निंग रोंगरोंग ने सिसकी लेते हुए अपनी आवाज धीमी की और बोली, सबको लगता है कि मैं बहुत बदमिजाज और जिद्दी हूँ। फ्लेंडर ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझे प्रिंसेस डिसीज है और मैं 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट का नाम डुबो दूंगी। मैंने उससे पूछा कि वो खुद इस बारे में क्या सोचती है। उसने आंखें उठाईं और बोली, मैं खुद को बदलना चाहती हूँ। मैं भी इस एकेडमी का हिस्सा बनना चाहती हूँ। मैं भी अपने पापा की तरह ताकतवर लोगों के साए में रहकर उनकी हिफाजत में जीना चाहती हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा और मन ही मन सोचा, ये बेचारी तो फ्लेंडर की बातों में पूरी तरह से आ चुकी है। इसे लगने लगा है कि दूसरों का दिल जीतने के लिए इसे अपने आत्मसम्मान का गला घोंटना पड़ेगा। लेकिन मेरा सोचना थोड़ा अलग था। मैंने उससे कहा, स्वॉर्ड दादा और बोन दादा ने तुम्हें इतने सालों तक अपनी पलकों पर बिठा कर रखा है। अगर उन्हें पता चला कि किसी की 2 बातों की वजह से तुम खुद को ही बेकार समझने लगी हो, तो सोचो उन्हें कितना दुख होगा। निंग रोंगरोंग ये सुनकर एकदम हैरान रह गई। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, ये जिसे सब प्रिंसेस डिसीज कहते हैं ना, ये और कुछ नहीं, बस ये है कि तुमने जिंदगी में कभी दुखों का सामना नहीं किया। तुम्हारी ये अकड़ असल में वो आत्मविश्वास है जो तुम्हें तुम्हारे 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट से मिला है, और यही तुम्हारी असली पहचान है। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मैंने अपनी आवाज थोड़ी धीमी की। ट्रेनिंग के दौरान काम चोरी करने पर डीन ने तुम्हें डांटा, उसमें तुम्हारी ही गलती थी। तुम्हें अपनी सुस्ती, हठ और बेवकूफाना घमंड को बदलना होगा, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि तुम अपना आत्मसम्मान खो दो या दूसरों को खुश करने के लिए खुद को बदलकर किसी की गुलाम बन जाओ। निंग रोंगरोंग बिना पलक झपकाए मुझे देखती रही। मैं समझ गया था कि मेरी बातें उसके दिल में उतर रही हैं। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि एक सपोर्ट स्पिरिट मास्टर होने के बावजूद तुम खुद के दम पर अकेली खड़ी हो सकती हो? यह सुनते ही उसका शरीर अपने आप थोड़ा आगे की तरफ झुका। ये शब्द सीधे उसके दिल के सबसे गहरे कोने में जा लगे थे। आखिर वो अपना 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट छोड़कर बाहर क्यों आई थी? क्या वो खुद को साबित नहीं करना चाहती थी? लेकिन जल्द ही उसकी आंखों की चमक फिर से फीकी पड़ गई। लेकिन मैं तो सिर्फ एक ऑक्सिलरी स्पिरिट मास्टर हूं ना। मैं उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। तो एक सपोर्ट स्पिरिट मास्टर होने में बुराई ही क्या है? 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टावर का पावर बूस्ट कितना जबरदस्त होता है, ये तो तुम जानती ही हो। निंग रोंगरोंग ने धीरे से हाँ में सर हिलाया। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, जब वो पावर बूस्ट तुम दूसरों को दे सकती हो, तो वही ताकत तुम्हारे अपने मुक्कों में क्यों नहीं हो सकती? जब स्पीड बूस्ट तुम दूसरों को दे सकती हो, तो तुम्हारी अपनी चालें उतनी तेज और फुर्तीली क्यों नहीं हो सकती? दुनिया वाले 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टावर को सिर्फ दूसरों को ताकत देने वाला एक जरिया समझते हैं, लेकिन उसकी वो रोशनी सिर्फ दूसरों को ही क्यों चमकाए? वो खुद पर क्यों नहीं पड़ सकती? कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया।
निंग रोंगरोंग को ऐसा लगा जैसे उसे वो रास्ता मिल गया हो जो आज तक किसी ने उसे दिखाया ही नहीं था। उसकी आंखों में धीरे धीरे एक नई उम्मीद की चमक आने लगी। हाँ, सेवन ट्रेजर ग्लेज टावर का सपोर्ट इफेक्ट मैं अपने लिए भी तो इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो फिर क्यों ना मैं खुद को सपोर्ट करूँ, खुद को ट्रेन करूँ और अपनी खुद की लड़ने की ताकत बनाऊं। वो इतनी एक्साइटेड हो गई कि उसने अचानक मेरी तरफ देखा और पूछा, पर तुम्हारे दिमाग में ये सब आइडिया आए कहाँ से? क्या तुम्हारी इस ब्लू सिल्वर ग्रास का भी ऐसा ही कुछ सीन है? मैंने नामे सर हिलाया। अरे नहीं, मेरी ब्लू सिल्वर ग्रास तो सिर्फ हीलिंग के काम आती है। मेरा असली हमला करने का तरीका तो मेरी दूसरी स्पिरिट है। निंग रोंगरोंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम्हारी दूसरी स्पिरिट? मैंने सर हिलाकर हाँ कहा। ट्विन स्पिरिट होना इस एकेडमी में कोई बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं है। डाई मोबाई और बाकी सब जानते हैं। वैसे भी देर सबेर मुझे ये सबके सामने लाना ही था, तो तुमसे छुपाने का कोई मतलब नहीं बनता। रोंगरोंग की आंखें, जिनमें अभी कुछ देर पहले आंसू भरे थे, अब सिर्फ और सिर्फ हैरानी से चौड़ी हो चुकी थी। मैंने अपनी बातों का और ज्यादा रोब झाड़ना सही नहीं समझा। मैं चुपचाप उठा और कुर्सी को उसकी जगह पर वापस रख दिया। जो मैंने कहा उस पर थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना। मैं अब स्पिरिट अरेना जा रहा हूँ। दरवाजे तक पहुंचकर मैंने एक बार फिर ब्लू सिल्वर ग्रास को बुलाया और अपनी तीसरी स्पिरिट एबिलिटी की लाइफ एनर्जी उसकी एक पत्ती में डाल दी। वो घास तुरंत चमकने लगी और उसमें से जीवन की ताजगी छलकने लगी। मैंने वो पत्ती निंग रोंगरोंग की तरफ बढ़ा दी। अगर अभी भी मन थोड़ा भारी लगे तो इसे अपनी हथेली में रखकर इसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेना। निंग रोंगरोंग ने बिना कुछ बोले वो पत्ती अपने हाथ में ले ली। दरवाजा बंद करने से पहले मैंने आखिरी बार मुड़कर उसकी तरफ देखा। तुम अभी बहुत छोटी हो। तुम्हें अपना सर हमेशा ऊंचा उठाकर जीना चाहिए और वो करके दिखाना चाहिए जो दुनिया सोचती है कि तुम कभी नहीं कर सकती। दरवाजा बंद हो गया और खिड़की से आती रात की ठंडी हवा उसके गालों पर सूखे आंसुओं को उड़ा ले गई। वहां से जाने से पहले मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उसके सांस लेने की हल्की सी आवाज सुनी। वो रोने की आवाज नहीं थी। ऐसा लगा मानो उसका टूटा हुआ घमंड फिर से जुड़कर खड़ा हो रहा हो। सोतो शहर का स्पिरिट अरेना चमचमाती लाइटों से जगमगा रहा था। जैसे ही मैं दर्शकों की भीड़ में पहुंचा, फ्लेंडर की नजर सबसे पहले मुझ पर पड़ी। उन्होंने अपना चश्मा ठीक किया और धीरे से पूछा, हाँ भाई, क्या माहौल है वहां का? मैं समझ गया कि वो निंग रोंगरोंग के बारे में पूछ रहे थे। मैंने कहा, मैंने उसे समझा दिया है, अब वो ठीक हो जाएगी। सच कहूं तो वो दिल की बुरी नहीं है, बस बचपन से बहुत लाड़ प्यार में पली है, इसलिए कभी किसी ने सही गलत का फर्क ढंग से सिखाया ही नहीं। फ्लेंडर ने राहत की सांस ली और मेरी पीठ थपथपाते हुए बोले, चलो बढ़िया है, अब तैयार हो जाओ, तुम्हारी 1-on-1 स्पिरिट फाइट बस शुरू ही होने वाली है। मैंने हाँ में सर हिलाया और बैठने के लिए जगह ढूंढ ही रहा था कि अचानक लाउड स्पीकर पर एक जोरदार घोषणा गूंज उठी। अगली फाइट के लिए तैयार हो जाइए, रिंग में आ रहे हैं जो अगला मुकाबला जू जुचिंग बनाम तांग सान। और फिर उसके ठीक बाद मेरा मैच था, जू जुचिंग बनाम तांग सान। अरे रुको, एक सेकंड के लिए जरा यहाँ ब्रेक लगाओ। अटैक टाइप स्पिरिट मास्टर वैसे ही कंट्रोल टाइप के सामने हमेशा नुकसान में रहता है, और जो जूचिंग की स्पिरिट पावर तो तांग सान से कम भी है। अगर वे सच में लड़ने उतरे तो तांग सान अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास से उसे एक पल में जकड़ लेगा और मैच वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन असली मुद्दा जीत या हार का है ही नहीं, असली झोल तो इस ब्लू सिल्वर ग्रास के टच फीडबैक में है। तांग सान को शायद इसका एहसास भी ना हो, लेकिन मैं इस स्पिरिट की नस नस से वाकिफ हूँ। यह सोचते ही मैं सीधे जू जुचिंग के पास पहुंचा और गला साफ करते हुए बोला, जू जुचिंग, मुझे तुमसे अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। जुजुचिंग ने अपनी वही जानी पहचानी बर्फीली नजरों से मुझे देखा, लेकिन मना नहीं किया। क्या बात है? मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। यहाँ सबके सामने बात करना ठीक नहीं रहेगा। जुजुचिंग ने एक पल के लिए संकोच किया, फिर चुपचाप मेरे पीछे स्टेडियम के एक शांत कोने की तरफ चल दी। मैंने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मेरा सुझाव यही रहेगा कि तुम तांग सान के साथ होने वाला ये मैच छोड़ दो। उसकी भवें तुरंत तन गईं। मैंने उससे पूछा, कल जब मैंने तुम्हारा इलाज किया था तो याद है मैंने अपनी स्पिरिट एबिलिटी कैसे इस्तेमाल की थी? यह सुनते ही उसके चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। मैंने अपनी आवाज धीमी की और समझाया, ब्लू सिल्वर ग्रास स्पर्श का एहसास सीधे महसूस कराती है। कल तो मैंने सिर्फ तुम्हारी कलाई पर घास लपेटी थी और बहुत संभाल कर काम किया था, लेकिन तांग सान एक कंट्रोल टाइप स्पिरिट मास्टर है। अगर तुम मैच जीतने के इरादे से मैदान में उतरोगी तो वो तुम्हें रोकने के लिए अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास से तुम्हारी पूरी बॉडी को जकड़ लेगा। मैंने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन जू जुचिंग समझदार थी, इशारा तुरंत समझ गई। उसके ठंडे चेहरे की रंगत उड़ गई और उसकी सांसें तेज होने लगीं। वो हार बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अपनी बॉडी के साथ इस तरह का अनचाहा टच उसे किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था। कुछ पल शांत रहने के बाद उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, मैं समझ गई, थैंक यू। मैं मुस्कुराया, मैंने तो बस तुम्हें सतर्क किया था, बाकी फैसला तुम्हारा अपना है। और आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। तांग सान और जू जुचिंग का नाम रिंग में पुकारा गया, लेकिन जैसे ही दोनों फाइटिंग स्टेज पर खड़े हुए, जू जुचिंग ने बिना एक पल गंवाए सीधे सरेंडर कर दिया। तांग सान तो मानो हक्का बक्का होकर वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। बेचार के तो तोते उड़ गए कि भाई ये हुआ क्या। जब तांग सान वापस ऑडियंस गैलरी में लौटा और उसने मुझे और जू जुचिंग को एक के बाद एक अंदर आते देखा तो उसका चेहरा पूरी तरह उतर गया। वो सीधे मेरे सामने आकर तल्ख लहजे में बोला, लिंगियन, तुमने उससे क्या कहा? वो यहाँ खुद को ताकतवर बनाने आई है, तुम उसके मामलों में टांग क्यों अड़ा रहे हो?
वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से मुझे देखने लगे। दाई मुबाई भी तुरंत मेरे पास आया और दबी आवाज में चुटकी लेते हुए बोला, अरे भाई, वो मेरी मंगेतर है, तेरा उसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं जाग रहा? मैंने उसके इस फालतू मजाक का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सीधे सबको देखा और कहा, दाई मुबाई, क्या तुम जानते हो कि इतने सालों में जब भी मैंने तुम्हारा इलाज किया तो तुम्हें ज्यादातर जड़ी बूटियां ही क्यों दी? कभी सीधे ब्लू सिल्वर ग्रास से तुम्हारी बॉडी को कनेक्ट क्यों नहीं किया? दाई मुबाई ये सुनकर एकदम सन्न रह गया। मैंने खुद ही जवाब देते हुए कहा, क्योंकि ब्लू सिल्वर ग्रास टच को सीधे महसूस कराती है। अगर आज जुजुचिंग और तांगसान लड़ते तो तांगसान की नीली घास उसके पूरे शरीर से लिपट जाती। क्या तुम अपनी मंगेतर के साथ ऐसा होते देख पाते? पूरे हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। दाई मुबाई को बात समझ आते ही उसका चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। वहीं जुजुचिंग ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। वो जाहिर तौर पर इस टॉपिक पर और बात नहीं करना चाहती थी। तांगसान ने अपनी सफाई में कुछ बोलने के लिए मुंह खोला कि उसका ऐसा कोई गलत इरादा नहीं था, लेकिन फिर वो चुप ही रहा, क्योंकि वो भी जानता था कि एक कंट्रोल टाइप स्पिरिट मास्टर के लिए दुश्मन को नीली घास से जकड़ना सबसे बेसिक तरीका होता है। माँ होंगजुन पीछे से धीरे से बुदबुदाया, भाई साहब, बंदा तो एकदम सही बोल रहा है। मैंने बात को और आगे बढ़ाना सही नहीं समझा और हाथ हिलाते हुए बोला, चलो छोड़ो, अब मेरी फाइट का टाइम हो गया है। मेरे लिए जोरदार चीयर करना मत भूलना। फाइटिंग स्टेज पर तेज लाइटें जल उठी। मेरा अपोनेंट एक विशालकाय और तगड़ा डिफेंसिव स्पिरिट मास्टर था। आयरन आर्मर राइनो स्पिरिट वाला एक सोल वेनरेबल। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। अरे भाई, फिर से तुम जैसे हीलिंग स्पिरिट मास्टर को 1-on-1 फाइट्स में आने की क्या चुल मची रहती है? तुमने पहले हम में से कितनों का इलाज किया है। अगर अब मैंने तुम्हें पीट दिया तो मुझे खुद अंदर से बुरा लगेगा। मैं रिंग के दूसरी तरफ खड़ा होकर अपनी कलाई घुमाते हुए मुस्कुराया। अरे कोई बात नहीं भाई, बेझिझक हमला करो। वैसे भी चोट लगेगी तो मैं खुद को हील कर ही लूंगा। रेफरी के इशारा करते ही मैंने अपनी स्पिरिट को समन किए बिना ही सीधे उसकी तरफ दौड़ लगा दी। दर्शकों के बीच बैठा तांगसान खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, तुम सब तो कह रहे थे कि यह एक ऑक्सिलरी स्पिरिट मास्टर है, तो फिर ये 1-on-1 फाइट में क्या कर रहा है? मा होंगजुन ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, अरे तो सपोर्ट स्पिरिट मास्टर क्या इंसान नहीं होते? सिर्फ तुम्हारी नीली घास ही लड़ सकती है क्या, लिंगियन की नहीं? फ्लेंडर ने स्टेज की तरफ देखते हुए बहुत ही गंभीर आवाज में कहा, इसके पास ट्विन स्पिरिट एबिलिटीज हैं। ये अभी सिर्फ कॉम्बैट एक्सपीरियंस हासिल कर रहा है, जो आगे चलकर इसके बहुत काम आएगा। ट्विन स्पिरिट एबिलिटीज? तांगसान की आवाज का टोन ही बदल गया। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि हम दोनों की सिचुएशन कितनी मिलती जुलती थी। वही सेम ब्लू सिल्वर ग्रास और वही सेम ट्विन स्पिरिट्स, लेकिन मैं उसे काफी पहले लेवल 30 पर पहुंच चुका था और मेरी स्पिरिट रिंग्स का कॉम्बिनेशन तो उसकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक था। अब उसकी नजरों में मेरे लिए सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि एक गहरा शक और चौकन्नापन आ चुका था। उधर रिंग में मैं उस आयरन आर्मर राइनो के साथ लगातार कई राउंड तक भिड़ता रहा। भले ही मैं इतने सालों से एक हीलिंग स्पिरिट मास्टर था, लेकिन मैंने चुपचाप अपनी बॉडी स्किल्स और टाइमिंग पर बहुत काम किया था। पर बिना किसी अटैक स्पिरिट स्किल के सिर्फ नॉर्मल सोल पावर से एक प्योर डिफेंसिव मास्टर को ठोकना वाकई लोहे के चने चबाने जैसा था। उस बंदे ने मेरे 2-4 सॉलिड घूंसे खाए, पर उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उसने अपनी फाइट रोकी और ईमानदारी से बोला, सच कहूं तो तुम्हारी मूवमेंट्स और टाइमिंग लाजवाब है, लेकिन तुम्हारी ताकत बहुत हल्की है। भाई, ये स्पिरिट मास्टर वाला रास्ता तुम्हारे बस का नहीं है। मैंने अपनी उखड़ी हुई सांसों को संभाला और हंसते हुए कहा, रहमदिली के लिए शुक्रिया भाई। अगली बार जब इलाज कराने आओगे तो तुम्हें पूरे 20% का डिस्काउंट दूंगा। वो बंदा जोर जोर से हंस पड़ा। मैंने रेफरी की तरफ हाथ उठाया। मैं अपनी हार मानता हूँ। रेफरी ने तुरंत रिजल्ट अनाउंस कर दिया। आयरन आर्मर राइनो की जीत। उनका रिकॉर्ड 62 जीत और 56 हार का है, और ब्लू ग्रास की 1 जीत और 157 हार। ऑडियंस में बैठे तांगसान ने यह रिकॉर्ड सुनते ही एक ठंडी सांस ली। मा होंगजुन ने तुरंत उसे अपनी लाल लाल आंखों से घूर कर देखा कि अबे ज्यादा मत उड़। मैं स्टेज से नीचे उतर आया। मुझे हारने का जरा सा भी अफसोस नहीं था। मैं यहाँ जीतने आया ही नहीं था। मेरा मकसद बस इतना था कि सब मुझे एक ऐसे हीलिंग स्पिरिट मास्टर के रूप में देखने के आदी हो जाएं, जो फाइटिंग की प्रैक्टिस करता रहता है, ताकि जब कल को मेरा इविल फायर ड्रैगन सबके सामने आए तो किसी को अचानक झटका न लगे। और सबसे बड़ी बात, मुझे यह यकीन हो गया था कि अगर मैंने अपनी इविल फायर ड्रैगन स्पिरिट निकाली होती तो वो गेंडा 3 मूव्स भी नहीं टिक पाता। रात को जब हम सब एकेडमी लौटे तो निंग रोंगरोंग और दाई मुबाई के बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो रोंगरोंग ने काफी बातें समझ ली थी। भले ही उसमें एक अमीर घर की राजकुमारी वाला थोड़ा घमंड अभी भी था, लेकिन अब वो बात बात पर दूसरों को नीचा नहीं दिखा रही थी। लड़कियों के हॉस्टल में शियाओवू ने उत्सुकता से रोंगरोंग से पूछा, क्या तुम सच में यहाँ रुकने वाली हो? रोंगरोंग ने अपने घुटनों को बांधकर बैठते हुए एक प्यारी सी स्माइल दी। हाँ, यहाँ काफी मजा आ रहा है। ऐसे अचानक जाना ठीक नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही जूजुचिंग कमरे में आई, वो सीधे बिस्तर पर जाकर चादर ओढ़कर दुबक गई। रोंगरोंग ने तुरंत कुछ गड़बड़ भांप ली। जुचिंग, क्या हुआ? तुम्हें किसने परेशान किया? शियाओवू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने रोंगरोंग को दाई मुबाई और जूजुचिंग की सगाई के बारे में बताया, और यह भी बताया कि दाई मुबाई पिछले कुछ सालों में कितना अय्याश और चरित्रहीन रहा था। यह सब सुनकर रोंगरोंग की भवें तन गईं। छी, कितना नीच इंसान है वो। जूचिंग, तुम जैसी लड़की क्या सच में ऐसे घटिया बंदे के साथ अपनी पूरी जिंदगी बांधना चाहती हो?
जूजुचिंग ने चादर के अंदर से आधा चेहरा निकाला और बहुत ही धीमी आवाज में बोली, जिंदगी की बहुत सी बातें उतनी आसान नहीं होती जितना तुम समझती हो। लेकिन रोंगरोंग एकदम सीधी होकर बैठ गई। अरे इसमें क्या रॉकेट साइंस है, वही स्टार लो एम्पायर का खानदानी नियम ही ना। तुम और दाई मोबाई मिलकर लड़ोगे, जीते तो राजा और हारे तो सीधे मौत। लेकिन वो बंदा तो खुद ही गटर में गिर चुका है। तुम्हें सच में लगता है कि वो कभी जीत पाएगा? और मान लो जीत भी गया तो क्या तुम ऐसे कैरेक्टरलेस इंसान के साथ अपनी पूरी लाइफ गुजारने को तैयार हो? जूजुचिंग बिल्कुल चुप रही। जाहिर है वो इस किस्मत से खुश नहीं थी, लेकिन बचपन से उसे यही सिखाया गया था कि यही उसकी नियति है जिससे वो कभी भाग नहीं सकती। रोंगरोंग ने अचानक उसका हाथ थाम लिया। अगर यहाँ कोई रास्ता नहीं दिख रहा तो मेरे साथ 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल सेक्ट चलो। मैं और दादाजी मिलकर तुम्हारी हिफाजत करेंगे। जब तक तुम खुद न चाहो, दुनिया की कोई ताकत तुमसे जबरदस्ती नहीं कर सकती। देखा जाए तो 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल सेक्ट की शरण में जूजुचिंग पूरी तरह सुरक्षित रह सकती थी और रोंगरोंग के पास यह बात कहने का दम भी था। लेकिन जूजुचिंग और रोंगरोंग तो अभी 2 दिन पहले ही मिले थे। वो अपनी किस्मत का फैसला किसी अजनबी के भरोसे कैसे छोड़ सकती थी? शियाओ वो ये सब देखकर बहुत हैरानी से बोली, वैसे रोंगरोंग आज तुम एकदम बदली बदली सी क्यों लग रही हो? रोंगरोंग का गोरा चेहरा शर्म से थोड़ा लाल हो गया। वो लिंगियन ने मुझे थोड़ी देर समझाया था तो मुझे बातें समझ आ गईं। अगर वो ना होता तो शायद मैं आज ही यह एकेडमी छोड़कर चली जाती। जैसे ही कमरे में लिंग यिन का नाम गूंजा, एक पल के लिए पूरा कमरा बिल्कुल शांत हो गया। शियाओ वो तुरंत उसकी तरफ झुकी और शरारती नजरों से देखा, कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करने लगी? रोंगरोंग का खूबसूरत चेहरा पल भर में टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने काफी देर तक कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चमकती आंखों में छिपा जवाब साफ पढ़ा जा सकता था। अगली सुबह ऑस्कर बहुत ही एक्साइटेड होकर भागता हुआ प्लेग्राउंड में आया। डीन, मैं लेवल 30 पर पहुंच गया हूँ। फ्लेंडर ये सुनते ही जोर जोर से हंस पड़े। 14 साल की उम्र में लेवल 30 का फूड टाइप स्पिरिट मास्टर, इसका फ्यूचर वाकई में बहुत ब्राइट था। रोंगरोंग ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन लिंगियन तो 12 साल की उम्र में ही लेवल 30 पर पहुंच गया था ना? मैंने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा, रोंगरोंग, ऑस्कर का लेवल बढ़ना बहुत खुशी की बात है, उसका हौसला मत तोड़ो। एक फूड टाइप स्पिरिट मास्टर के लिए कल्टीवेशन करना सपोर्ट टाइप से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। फ्लेंडर को इस बात का बुरा नहीं लगा। उन्होंने हाथ हिलाते हुए कहा, चलो सब तैयारी कर लो, कल जाओ वुजी, तुम सबको ऑस्कर के लिए स्पिरिट रिंग ढूंढने स्टार्डो ग्रेट फॉरेस्ट ले जाएंगे। मैं तो बस इसी मौके का इंतजार कर रहा था। इससे पहले कि सब वहां से निकलते, मैं अचानक बोल पड़ा, डीन, मैं अपनी दूसरी स्पिरिट के लिए भी स्पिरिट रिंग्स हासिल करना चाहता हूँ। एक पल में सबकी निगाहें मुझ पर टिक गईं। फ्लेंडर का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। क्या तुम पागल हो गए हो? वक्त से पहले दूसरी स्पिरिट में स्पिरिट रिंग्स जोड़ना कितना जानलेवा हो सकता है, क्या तुम्हें अंदाजा भी है? मैंने सीधे उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे सब पता है डीन, लेकिन मैं भी एक असली फाइटिंग स्पिरिट मास्टर बनना चाहता हूँ। मैं हमेशा दूसरों की पीठ पीछे छुपकर सुरक्षा की भीख नहीं मांगना चाहता। दाई मोबाई सबसे पहले घबरा कर आगे आया। लिंगियन, बेवकूफी मत करो। इतिहास में ट्विन स्पिरिट्स वाले जितने भी लोग हुए हैं उनमें से ज्यादातर मारे गए हैं, और तुम्हारी दूसरी स्पिरिट तो वैसे ही एक ईविल फायर है। माँ होंगजुन ने भी मुझे समझाते हुए कहा, अरे भाई, मेरी ईविल फायर फीनिक्स ही मुझे संभालने में नाकों चने चबा देती है। तुम्हारी ईविल फायर स्नेक तो उससे भी ज्यादा खतरनाक और अनकंट्रोलेबल है। कल्टीवेशन शुरू करने से पहले 100 बार सोच लो। ऑस्कर तो एकदम रोनी सूरत बनाकर बोला, अगर तुम भी फाइटर बन गए तो इस पूरी एकेडमी में अकेला प्योर सपोर्ट मास्टर मैं ही बचूंगा। मैं हंस पड़ा। क्यों, अभी रोंगरोंग है तो सही? ऑस्कर ने अपना सर पीट लिया। उसकी इस बात से माहौल थोड़ा हल्का जरूर हुआ, लेकिन मेरा इरादा टस से मस नहीं हुआ। मैंने मन बना लिया था, जब ताकत अपने खुद के हाथों में होती है, असली सुकून तभी मिलता है। फ्लेंडर ने काफी देर तक मुझे घूर कर देखा और आखिरकार एक ठंडी सांस छोड़ते हुए बोले, रास्ता तुम्हारा अपना है और फैसला भी तुम्हारा, बाद में पछताना मत। मैंने सर हिलाकर अपनी सहमति दी। तभी तांग सान ने अचानक मुझे पीछे से रोका। लिंगियन, मैंने मुड़कर देखा। उसने मेरी तरफ देखते हुए एक अजीब से सवाल पूछा, सच सच बताना, तुम्हारी पहली तीनों स्पिरिट स्किल्स का नाम और उनके इफेक्ट्स इतने एक जैसे क्यों हैं? तुमने आखिर किस स्पिरिट बीस्ट को मारकर वो स्पिरिट रिंग्स हासिल की हैं? मैंने बहुत ही नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया। वो तीनों ही ब्लू सिल्वर ग्रास टाइप के स्पिरिट बीस्ट्स थे, इसीलिए उनकी स्किल्स भी लगभग एक जैसी ही हैं। क्या तुम अपनी स्पिरिट स्किल्स खुद पर भी इस्तेमाल कर सकते हो? तांग सान ने पूछा। मैंने कहा, हाँ कर सकता हूँ। तांग सान को अपना जवाब मिल चुका था, इसलिए वो गहराई से कुछ सोचते हुए वहां से चला गया। माँ होंगजुन ने उसकी जाती हुई पीठ को देखा, अपनी आंखें मटकाईं और चिढ़कर बोला, देख रहे हो भाई, बंदा थैंक यू तक बोले बिना निकल गया। मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने अपनी स्पिरिट नीली घास को बुलाया, उसमें जीवन की ऊर्जा से भरे कई चमकदार पत्ते तैयार किए और दाई मोबाई और बाकी लड़कों की तरफ बढ़ा दिए। इन्हें पर रख लो, कल जंगल में स्पिरिट्स के शिकार के दौरान ये बहुत काम आएंगे। माँ होंगजुन ने सबसे पहले झपट कर पत्ता झपट लिया। अरे थैंक्स भाई, दिल खुश कर दिया। थोड़ी ही दूरी पर खड़ी नींग, रोंगरोंग और जूजुचिंग ये सब देख रही थी। रोंगरोंग ने मुंह बनाकर कहा, ये बंदा सिर्फ लड़कों की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है? जूजुचिंग की नजरें उन चमकते हुए पत्तों पर टिकी थीं और उसकी आंखों में एक हल्की सी हलचल हुई। वो जानती थी कि उन पत्तों के अंदर की जीवन ऊर्जा कितनी राहत देने वाली है और कल स्टार्डो ग्रेट फॉरेस्ट में जाना कितना खतरनाक होने वाला है। रोंगरोंग ने जुचिंग के कान में फुसफुसाते हुए कहा, जुचिंग, तुम खुद जाकर उससे थोड़े और पत्ते क्यों नहीं मांग लेती? जुचिंग का चेहरा शर्म से थोड़ा लाल हो गया, लेकिन उसने मना नहीं किया।
जब मैं वापस अपने कमरे में पहुंचा तो अचानक मेरे पूरे शरीर में एक भयानक गर्मी की लहर दौड़ गई। वो गर्मी इतनी तेज थी कि मेरी नसों की गहराइयों से उठकर सीधे दिमाग पर हावी होने लगी। ऐसा लगा मानो अंदर का सब कुछ संयम और होश खोकर फटने वाला हो। मेरा चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। इविल फायर स्पिरिट के इवॉल्व होने के बाद इस आग का असर और खूंखारपन सच में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मैं तुरंत जमीन पर आलथी पालथी मारकर बैठ गया और अपनी स्पिरिट पावर से उसे दबाने की कोशिश करने लगा। लेकिन भाई साहब, इविल फायर ड्रैगन आखिर एक असली ड्रैगन की आग थी। इसका खून माँ होंगजुन की म्यूटेंट स्पिरिट से कहीं ज्यादा खूंखार और हावी होने वाला था। अगर इसे समय रहते दबाया नहीं गया तो यह मुझे पागल कर देगी या फिर मेरी नस नस को जलाकर राख कर देगी। माथे पर पसीने की बूंदें चमक ही रही थीं कि तभी दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। लिंगियन, क्या तुम फ्री हो? बाहर से जुजुचिंग की धीमी आवाज आई। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने अपने दांत भींचे और बड़ी मुश्किल से आवाज बाहर निकाली। अभी अभी सही समय नहीं है, बाद में आना। बाहर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। जुजुचिंग को शायद एहसास हो गया था कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। उसकी आवाज में थोड़ी चिंता साफ झलक रही थी। तुम्हें क्या हुआ है? क्या मैं डीन को बुलाकर लाऊं? मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर खड़ा हुआ। मेरी उंगलियों के जोर दबाव के मारे सफेद पड़ गए थे। नहीं, बस कल्टीवेशन में थोड़ी परेशानी आ गई है। दरवाजे के बाहर आहट रुकी रही। वो ही नहीं, उसने खिड़की के पास से फुसफुसाते हुए कहा। तो फिर मैं दरवाजे के बाहर से ही कल की बात के लिए थैंक यू बोल देती हूँ। अगर तुमने कल मुझे आगाह न किया होता तो आज मैं स्पिरिट अरेना में बहुत ही शर्मनाक सिचुएशन में फंस जाती। और कल हम सब स्टार्डो ग्रेट फॉरेस्ट जा रहे हैं तो रोंग रोंग और शियाओवू को भी तुम्हारी नीली घास के पत्ते चाहिए थे। उसकी आवाज सुनते ही मेरे शरीर के अंदर सुलग रही ईविल फायर जैसे हवा मिलते ही और भड़क उठी। उसने मेरी बची कुची समझदारी और होश को पूरी तरह निगलना शुरू कर दिया। मैंने तुरंत अपना हाथ उठाया और स्पिरिट पावर का इस्तेमाल करके शरीर से बाहर निकलती गर्मी को रोकने की नाकाम कोशिश की। जुजुचिंग, अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। दोलुओ कॉन्टिनेंट में 12 साल बिताने के बाद मैंने तांग सान की तरह ही नीली घास को जगाया था और मेरी दूसरी स्पिरिट एबिलिटी भी थी। लेकिन तांग सान अपने साथ तांग संप्रदाय की गुप्त कलाएं लेकर आया था। वो आते ही हिडन वेपन्स का इस्तेमाल करके शियाओवू को हरा सकता था। और दूसरी तरफ मुझे फ्लेंडर ने उठाया था और 6 साल तक मैं सिर्फ एक छोटा सा असिस्टेंट बनकर रहा जो सिर्फ हीलिंग करना जानता था। उसकी मीठी आवाज सुनते ही अंदर की ईविल फायर जंगल की आग की तरफ फैली और मेरे दिमाग पर हावी हो गई। मैंने झटके से हाथ उठाकर बाहर की तरफ बहती गर्म सांसों को रोकने की कोशिश की। जुजुचिंग, तुरंत भागो यहाँ से। तभी अचानक कमरे का दरवाजा अंदर से अपने आप पूरा खुल गया। लकड़ी का दरवाजा चरमराया और भारी आवाज हुई। जुजुचिंग जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची, मैं लगभग उससे टकराने ही वाला था। उसने जब मुझे इस हालत में देखा तो उसका ठंडा चेहरा डर से पीला पड़ गया। लिंगियन, तुम्हें यह क्या हो गया है? उसने मेरी मदद के लिए आधा कदम आगे बढ़ाया, लेकिन मेरे शरीर से निकलती भयानक स्पिरिट पावर के दबाव ने उसे वहीं रोक दिया। मेरा गला ऐसा लग रहा था मानो अंदर से जल रहा हो। ईविल फायर मेरी नसों में पागलों की तरह दौड़ रही थी, यहाँ तक कि मुझे धुंधला दिखाई देने लगा था। मेरी हथेली से नीली घास बेकाबू होकर उगने लगी, जिसमें बहुत तेज जीवन की ऊर्जा थी, लेकिन वो मेरी दूसरी स्पिरिट के पागलपन को शांत करने में नाकाम साबित हो रही थी। जुजुचिंग ने घबराकर भवें सिकोड़ी। क्या मैं किसी हीलिंग स्पिरिट मास्टर को बुला लाऊं? तुम बहुत डरावने लग रहे हो। मैं उसे चीख कर चले जाने को कहना चाहता था, लेकिन शब्द मुंह में ही अटक गए। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, मेरी नीली घास की बेलें अपने आप उसकी तरफ झपटी और उसे लपेट लिया। जुजुचिंग को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वो खिंचकर सीधे कमरे के अंदर आ गिरी। जोरदार धमाके के साथ दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब कमरे में सिर्फ हम दोनों थे और हवा में सिर्फ हमारी तेज सांसों की आवाजें गूंज रही थीं। लिंगियन, होश में आओ। वो नीली घास में जकड़ी हुई थी और उसकी आंखों में पहली बार साफ साफ खौफ दिखाई दे रहा था। मैंने अपने माथे को जोर से दबाया और ईविल फायर को रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे जितना दबाने की कोशिश करता, ऐसा लगता मानो कोई खूंखार ड्रैगन मेरे अंदर से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा हो। मैंने दांत भींचकर ऐसी आवाज में कहा जो मेरी लग ही नहीं रही थी, मुझसे दूर रहो, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जुजुचिंग तुरंत पीछे नहीं हटी। उसने कुछ सेकंड तक मुझे ध्यान से देखा और फिर उसे समझ आया कि माजरा क्या है। उसकी आवाज भारी हो गई। तुम्हारी दूसरी स्पिरिट एबिलिटी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। मैं इसे नहीं रोक पा रहा हूँ। मैंने अपनी बची कुची समझदारी का इस्तेमाल करके नीली घास की पकड़ ढीली करने की कोशिश की, लेकिन ईविल फायर का असर इतना तेज था कि जैसे ही उसने अपना आधा शरीर छुड़ाया, नीली घास ने फिर से उसकी कलाई को कसकर जकड़ लिया। जुजुचिंग की आंखें ठंडी पड़ गईं। घोस्ट कैट स्पिरिट तुरंत उसके शरीर पर हावी हो गई और उसके पैरों के नीचे 2 पीले रंग की स्पिरिट रिंग्स चमकने लगी। लिंगियन, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती। जैसे ही उसने ये कहा, मेरे शरीर के अंदर मौजूद जीवन ऊर्जा वाली स्पिरिट पावर नीली घास के जरिए बहकर सीधे उसकी बॉडी में जाने लगी। उस ठंडी और शांत सांस ने हम दोनों के बीच एक अजीब सा कनेक्शन बना दिया। ऐसा लगा मानो कोई बारीक धागा मेरी फटने वाली नसों को धीरे धीरे खींचकर शांत कर रहा हो। जुजुचिंग को भी इस अजीब
बदलाव का एहसास हुआ। उसके तने हुए कंधे हल्के से कांप उठे। उसकी आंखों में चौकन्नापन तो कम नहीं हुआ, लेकिन उसमें एक अजीब सी उलझन जरूर आ गई थी। क्या क्या इससे तुम्हारी हालत थोड़ी ठीक हो रही है? मैंने भारी सांस लेते हुए कहा। शायद, लेकिन मुझे पक्का नहीं पता। कमरे में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। बाहर सुबह से शाम हो गई, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वो कमरा बाकी दुनिया से पूरी तरह कट चुका हो। जुजू चिंग अब भागने की कोशिश नहीं कर रही थी। उसने बस मुझसे नीली घास को थोड़ा ढीला करने को कहा और बेड के किनारे बैठ गई, ताकि वो जीवन ऊर्जा हम दोनों के बीच बहती रहे। ईविल फायर बीच बीच में बार बार उफान मार रही थी। कई बार तो ऐसा लगा कि मैं अपना आपा पूरी तरह खो दूंगा, लेकिन वो अपने दांत भींचकर मेरी कलाई थामे रही। उसने मेरी आंखों में देखा। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसमें एक अजीब सा दम था। इस आग को खुद पर हावी मत होने दो। मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे धीरे मेरे सीने की वो बेचैनी शांत होने लगी। आखिरकार जब खिड़की की दरार से रात की ठंडी हवा अंदर आई, तो मुझे लगा जैसे मैं किसी भयानक सपने से जागा हूँ। मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर था और गला पूरी तरह सूख चुका था। जब मेरे मुंह से बहुत मुश्किल से सॉरी शब्द निकला, तो मुझे खुद लगा कि यह शब्द इस सिचुएशन के सामने कितना छोटा और हल्का है। जुजू चिंग बेड के सिरहाने से टिकी बैठी थी। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था और माथे पर पसीने से लटें चिपकी हुई थी। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मुझे सुनने के लिए कान लगाने पड़े। तुम्हारी दूसरी स्पिरिट क्या है? मैंने एक गहरी सांस ली। ब्लेजिंग ड्रैगन। अगर आज यह पूरी तरह फट जाता तो शायद इसकी उल्टी लपटें मुझे ही भस्म कर देती। वो बिल्कुल खामोश रही। मुझ में अपनी सफाई देने की हिम्मत नहीं थी। मैं उसे सिर्फ सच बता सकता था। मेरा इरादा तुम्हें इस सब में घसीटने का बिल्कुल नहीं था। उस वक्त मेरा दिमाग सच में काम करना बंद कर चुका था। लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूँ। जुजू चिंग ने अपनी गर्दन घुमाई और उलझन भरी नजरों से मुझे देखा। तो क्या अब तुम्हें पूरी तरह होश आ गया है? मैं उसकी नजरों से एक पल के लिए घबरा गया। उसकी नजरें हम दोनों के बीच फैली उस नीली घास पर टिकी थीं, जो अभी भी पूरी तरह टूटी नहीं थी। मुझे अचानक एहसास हुआ कि हम दोनों के बीच का स्पिरिट कनेक्शन अभी भी बना हुआ था और स्पिरिट पावर अभी भी हल्के गर्म पानी की तरह बहकर मेरे अंदर बची कुची ईविल फायर को शांत कर रही थी। मैंने तुरंत अपनी नीली घास को वापस खींचा और आधा कदम पीछे हट गया। आई एम रियली सॉरी। जैसे ही वो कनेक्शन टूटा, जुजू चिंग के कंधे हल्के से कांपे। उसने अपने होंठ भींचे और कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी उंगलियों ने अनजाने में ही बेडशीट के कोने को कसकर पकड़ लिया। ये कोई विरोध नहीं था, बल्कि ऐसा लगा जैसे अचानक कोई सहारा छिन जाने से बेचैनी हुई हो। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ हवा की सरसराहट आ रही थी। मैं और पास नहीं गया, बस अपनी आवाज धीमी करके बोला, जुचिंग, मैं जानता हूँ तुम कौन हो, और मैं यह भी जानता हूँ कि स्टार लुओ रॉयल फैमिली का तुम पर कितना दबाव है। तुम्हें आजादी चाहिए ना? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर तुम खुद को साबित करना चाहती हो तो मैं तुम्हें ताकतवर बनने में पूरी मदद करूंगा। उसने लाल आंखों से मेरी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही पुरानी जिद थी। तुम मेरी मदद क्यों करोगे? क्योंकि आज जो कुछ हुआ उसका कर्ज है मुझ पर। मैं थोड़ा रुका और मैं अपनी जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। जुजू चिंग ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। काफी देर बाद उसने अपनी नजरें फेर लीं। उसकी आवाज हवा में बहती पत्तियों की तरह बहुत हल्की थी। और दाई मोबाई का क्या? मेरा दिल एक पल के लिए बैठ गया। इस सवाल से भागना नामुमकिन था। मैंने हमारी आपस में पटती नहीं है जैसे फालतू बहाने नहीं बनाए। न ही मैंने खुद को धोखा दिया और न ही सारा दोष उस ईविल फायर पर मढ़ा। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए एक एक शब्द साफ कहा, सही समय आने पर मैं उससे खुद बात करूंगा। अगर यह मेरी गलती है तो मैं इसे कबूल करूंगा और इसका जो भी हर्जाना होगा चुकाऊंगा। जुजू चिंग की उंगलियों की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ गई। वो इतनी थक चुकी थी कि सीधे बैठना भी मुश्किल हो रहा था। फिर भी उसने जिद करके पूछा, क्या तुम जो कह रहे हो वो सच है? हाँ, बिल्कुल सच। मैंने एक नई नीली घास उगाई और उसकी तरफ बढ़ा दी। इस बार मैंने सिर्फ जीवन की स्पिरिट पावर को उसकी नसों में बहने दिया, ताकि उसकी थकावट दूर हो सके। इस बार मैंने कोई सीमा पार नहीं की। जुजू चिंग ने उस हरी पत्ती को काफी देर तक घूर कर देखा और आखिरकार एक हल्की सी हाँ में सर हिलाया। तभी मेरे सामने सिस्टम का पैनल अचानक पॉपअप हुआ। जुजू चिंग की फेवरेबिलिटी 100% तक पहुंच चुकी है। अब जुजू चिंग का एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड पैकेज जारी किया जा रहा है। कृपया इसे बाद में कलेक्ट करें। मेरी नजरें चमकी, लेकिन मैंने उसे तुरंत नहीं खोला। जुजू चिंग पूरे एक दिन से अपने हॉस्टल से बाहर थी। अगर नींग रोंग और शियाओ वू उसे ढूंढते हुए यहाँ आ गईं, तो जवाब देना भारी पड़ जाएगा। मैं पहले तुम्हारी बची कुची थकावट दूर कर देता हूँ। मैंने नीली घास की लाइफ एनर्जी को और भी प्यार से कंट्रोल किया। जब तुम आराम से चलने लायक हो जाओ तब वापस जाना। उसने धीरे से सर हिलाया। थोड़ी देर बाद जुजू चिंग ने अपने कपड़े ठीक करना शुरू कर दिया। मैंने भी बिखरी हुई चीजों को समेटने में उसकी मदद की। मामला बहुत ही गड़बड़ हो गया था, जिससे कपड़े काफी सिलवटदार हो गए थे। खैर, किस्मत अच्छी थी कि वो पहनने लायक थे।
बस उसकी रोज वाली स्टॉकिंग्स नीली घास से उलझकर फट चुकी थीं, जो अब किसी काम की नहीं बची थीं। मैंने उस फटे हुए कपड़े के टुकड़े को हाथ में पकड़ा। चेहरा थोड़ा अजीब सा हो गया। अरे, क्या कोई और ऑप्शन है? जुजुचिंग के गाल हल्के से लाल हो गए। वो सब हॉस्टल में है, अभी मत पहनो, बाहर वैसे भी अंधेरा हो गया है, किसी का ध्यान नहीं जाएगा। उसने एक हल्की सी हूं की आवाज निकाली। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। बाय द वे, वो नीली घास के पत्ते। मैं एक पल के लिए सन्न रह गया। उसने तुरंत सफाई देते हुए कहा, मैं कल तुम्हारे पास उन्हीं पत्तों के लिए तो आई थी, वही वाले।